जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने ये जाना भी तीसरे आम चुनाव से पहले जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उनकी भी जब जल्दी डेथ हो जाती है तो इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री है वो बनाया जाता है। इन सभी कार्यों में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे मजबूती से जो भूमिका निभाई वो थे कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता, कुछ ताकतवर नेता जिनकी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा चलती है, या यूं कहें भी कांग्रेस पार्टी के संगठन के ऊपर जिनकी ज़्यादा पकड़ थी। और उन कांग्रेस नेताओं के समूह को औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कहा जाता था उस टाइम। भी सिंडिकेट जो डिसीजन कर देगा वो ही सर्वमान्य होगा। तो सिंडिकेट की सहायता से ही शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने और इनकी सहायता से ही जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो सिंडिकेट ने उन्हें नहीं बनने दिया, उन्होंने प्राथमिकता दी इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा की बात आए चाहे शास्त्री जी की बात आए, दोनों बार ही सिंडिकेट अर्थात कांग्रेस के प्रभावशाली नेता जो के कामराज मद्रास के थे, एस के पाटिल जो बंबई के थे और निजलिंगप्पा मैसूर कर्नाटक के थे, संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के, अतुल्य घोष है वो पश्चिम बंगाल के। इन्हीं की हमेशा चली और इन्होंने एक अनुभव के आधार पर ये देखा भी क्यों न इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है। जब उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है तो वो अपनों से ही तो पूछेगी, और अपनों से पूछेगी तो एक तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर नहीं होकर ही देश के प्राइम मिनिस्टर है वो बने रहेंगे। तो हमेशा सिंडिकेट ने ही हस्तक्षेप किया। और एक चीज़ यहाँ एक आप प्रश्न के रूप में और याद रखिए, जब कामराज मद्रास के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना चलाई थी मिड डे मील, जो बहुत चर्चित रही थी। कामराज का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था उस टाइम भी। एक बहुत शानदार मिड डे मील एमडीएम जिसको कहते हैं इन्होंने चलाई। बाद में इनकी योजना का अनुसरण करके भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में 1995 में एमडीएम है वो लागू कर दिया था। स्कूलों के अंदर हाफ टाइम में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो खाना मिलता है ये वही योजना है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल सकता है। तो आपने देखा भी कांग्रेस के अंदर हमेशा ही सिंडिकेट है वो प्रभावी रहा। चलिए जो भी होना था हो गया। अब आ जाते हैं आम चुनाव। पहली बार नेहरू जी के बिना हो रहा था। नेहरू जी नहीं थे तो सीटें भी कम आई कांग्रेस को। पहली बार कांग्रेस पार्टी को 300 से कम सीटें आई, लेकिन बहुमत तो था ही। तो इसलिए सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। लोकसभा में बहुमत था और जो चुने हुए कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने अपने संसदीय दल का नेता है वो एक बार पुनः इंदिरा गांधी को चुन लिया। और आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी पुनः देश की प्रधानमंत्री है वो बनती है। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, सिंडिकेट भी खुश था भी ठीक है ये अपनों पर ही डिपेंड रहेगी और हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो इंदिरा ने महसूस किया था उस टाइम भी मेरे सामने दो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पहली चुनौती तो उसको अपनी ही पार्टी के अंदर थी, क्योंकि सिंडिकेट उनको बहुत हर बात के ऊपर हस्तक्षेप कर रहा था। इंदिरा चाहती थी भी मैं अपना फ्रीडम के साथ है वो कोई डिसीजन लूं। तो एक चुनौती थी अपने आप को स्वतंत्र मुकाम है वो हासिल करना, और दूसरी थी भी तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को जो कम सीटें आई है, इसका मतलब कांग्रेस की पकड़ है वो कमजोर हो रही है। तो एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, ये दो चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने उस टाइम थी। इंदिरा ने सबसे पहले हार्ड डिसीजन लिया, भैया मुझे ये जो पावरफुल अपने आप को पार्टी के अंदर कह रहे हैं ना, ये कामराज पाटिल, निजलिंगप्पा रेड्डी और अतुल घोष, पहले तो इनको हाशिए पर करना है। इसने एक भी बात इनकी नहीं मानी, किनारे पर कर दिया हाशिए पर। ये जो भी सलाह देते ये सुन लेती लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो इसका मतलब इन्होंने इसको हाशिए पर कर दिया। कांग्रेस के अंदर जब इंदिरा ने इनको हाशिए पर कर दिया तो उसने अपनी सलाह पार्टी के जो बाहर के लोग थे उनसे लेनी स्टार्ट कर दी
तो इनको बुरा लगा, लगना ही था, मिर्ची लगनी थी, भैया हमें नहीं पूछ रही है, हमने तो ही इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। इंदिरा ने फिर भी कोई अहमियत नहीं दी कि तुम रहो अपनी चलाते रहो, आपको लगता है ना भी आपके दम पर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो नहीं हूं मैं, मेरी अपनी अच्छी काबिलियत के दम पर है वो प्राइम मिनिस्टर बनी हूं। तो सबसे बड़ा उसने चेंज किया। आपको पता है कांग्रेस पार्टी मध्य मार्गी रही है, वो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग हमेशा अपनाती रही है। इस टाइम जब इंदिरा अपने आप को मजबूत बनाना चाहती थी, इसने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, यानी मध्य मार्ग से थोड़ा सा हटके अपने आप को वामपंथी यानी समाजवादी विचारधारा की तरफ ज्यादा मोड़ दिया। यानी हर चीज में सरकारी हस्तक्षेप भी सरकार ही जनता के लिए करेगी, और जनता भी उस टाइम यही चाहती थी भी सरकार हमारे लिए कुछ करे। तो सरकारी नीतियों को उसने वामपंथी समाजवादी रंग देना शुरू कर दिया। इसके तहत उसने खाद्यान्न का सरकारी वितरण स्टार्ट कर दिया। भूमि सुधार के लिए बहुत अच्छे काम है वो इंदिरा गांधी ने किए, और जो गांवों के गरीब लोग थे उनको मकान बनाने के लिए जो भूखंड है वो आवंटित करने की बात कर दी। आगे जाकर बाद में इसने बैंकों का भी सरकारीकरण कर दिया, यानी एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इंदिरा गांधी ने। और उसके साथ साथ ही प्रीवी पर्स जो थी उसकी समाप्ति की घोषणा भी कर दी, प्रीवी पर्स की समाप्ति की घोषणा कर दी। देखिए इतना कुछ चेंज है वो इंदिरा ला रही थी। अब सिंडिकेट को ये बात कहां पसंद थी? सिंडिकेट अंदर ही अंदर इनका विरोध कर रहा था, तू गलत कर रही है, ये तेरी नीतियां गलत है, लेकिन इसने इनकी एक भी नहीं सुनी। उस टाइम आपको पता है मोरारजी देसाई थे, वो काफी नाराज हुए थे। क्यों? उस टाइम वो उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे उस टाइम इंदिरा के टाइम में ये। तो ये सरकार से काफी नाराज हो गए भी, इंदिरा तो हमारी मान ही नहीं रही है। तो इसने मोरारजी देसाई ने भी अपने आप को सरकार से थोड़ा दूर रखना है, वो स्टार्ट कर दिया भी हमारी तो चल ही नहीं रही है। सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और जो प्रीवी पर्स जो समाप्ति की घोषणा की थी, इन दो से वो सबसे ज्यादा नाराज हुए। चलो फिर भी इंदिरा प्रधानमंत्री थी, अपनी पावर है वो दिखा रही थी। सिंडिकेट ने बेमन से न चाहते हुए भी इनके काम को समर्थन देते रहे, बाहरी रूप से देते रहे, अंदर तो उनके पूरा जंगाल आया हुआ था, बिल्कुल दुखी थे इंदिरा से। कौन? ये जो प्रभावशाली नेता जो अपने आप को साबित कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अब एक चीज हो सकता है आपके दिमाग में आए भी, ये प्रीवी पर्स क्या बला थी, थोड़ा सा इसको भी जान ले। ये भी कई बार प्रश्न के रूप में आ सकता है। आप तथ्यों को अगर समझ लोगे तो आंसर लिखने में बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। देश आजाद हो गया, रियासतों का एकीकरण का काम है वो शुरू हो चुका था, ये हम पहले चैप्टर के अंदर अच्छे से जान चुके हैं। तो जब इन राजाओं को कहा भी आप भी अपनी रियासतें हैं वो भारत के अंदर विलय कर दीजिए, तो राजाओं को थोड़ा सा अपनी चौधर जा रही थी तो थोड़ी समस्याएं थी। तो फिर इनको राजी किया गया। इन राजा महाराजाओं को कुछ विशेष अधिकार दे दिए। उनको कहा भी आपकी जो निजी संपत्ति आपके पास ऑलरेडी है वो आप रख लो, और कुछ हम आपको वार्षिक जो कुछ भत्ते हैं यानी कुछ पैसा है वो सरकार आपको दे देगी। तो कैसे भी करके उन राजाओं को राजी किया गया स्टार्टिंग में, और जरूरी भी था उस टाइम। देश की एकता और अखंडता की बात थी उस टाइम। देश को एक रखने के लिए हमें राजाओं को कुछ प्रीवी पर्स दिए गए। प्रीवी पर्स समझ गए आप? राजा महाराजाओं को प्राप्त जो विशेष अधिकार जो दिए गए थे वो प्रीवी पर्स कहलाते। अब इंदिरा ने इस टाइम क्या कहा? इंदिरा ने कहा भैया इन राजा महाराजाओं को अब ये प्रीवी पर्स क्यों दिया जा रहा है? जनता का पैसा इन राजा महाराजाओं को क्यों दिया जा रहा है? तब मोरारजी ने उस टाइम नाराजगी का कारण था भी हमने तो जनता इनसे राजाओं से वादा किया था, ये तो वादा खिलाफी होगी। तब उन्होंने कहा था अरे मोरारजी ऐसी कोई वादा खिलाफी नहीं है, उस टाइम देश को टूटने से बचाना जरूरी था इसलिए इनको ये दिया गया था। क्या आपको लगता है भी ये सही था इनको देना? मैं मानती हूँ कतई ये सही नहीं था। जनता की भी यही मांग है भी इन राजाओं को क्यों हमारा पैसा है वो इनको दिया जा रहा है, तो मैं तो इनको समाप्त करूंगी। तो स्पष्ट मना कर दिया था मोरारजी देसाई को। तो नाराज होना स्वाभाविक है, ये थोड़ा उनकी ज्यादा पक्ष लेने वाले थे उस टाइम। तो प्रीवी पर्स की समाप्ति की है वो घोषणा कर दी, घोषणा की यहाँ। उसके बाद हालांकि 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करने की भी कोशिश की, भाई इस प्रीवी पर्स को है ना संवैधानिक रूप से ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रीवी पर्स को लेकर उन्होंने जो काम किया, जो अध्यादेश जो जारी कर दिए थे उनको निरस्त कर दिया। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी को ये बात बड़ी खटी हुई थी भी यार ये तो गलत हुआ, मुझे तो इसको समाप्त करना है।
तो अगला जब 5वां बाद में लोकसभा का चुनाव होता है, जब उसको वापस इनकी सरकार बनती है इंदिरा गांधी की, तब उन्होंने संवैधानिक रूप से प्रीवी पर्स को बाद में समाप्त कर दिया था। तो ये प्रीवी पर्स की समाप्ति की जो घोषणा हुई और बाद में अगले चुनाव के बाद उसने पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से इंदिरा ने ये खत्म कर दिया। तो आप इस मैटर में क्या चीज समझे हो, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अपना मूल मुद्दा है भी कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी टूटी कैसे, कैसे इसमें विचार जो विभाजन है वो हुआ। विभाजन के दो प्रमुख कारण थे, जिनमें एक कारण जो हमने ये स्टोरी समझी है ना भी इंदिरा और सिंडिकेट के जो बीच जो मतभेद थे, एक तो रीजन ये था, यानी अंदर ही अंदर एक लड़ाई तो ये चल रही थी इस बंटवारे का जो स्टार्टिंग है वो कारण ये सिंडिकेट के साथ इंदिरा गांधी की नहीं बढ़ना, सिंडिकेट की नहीं चलाना, इंदिरा को ये भारी पड़ा और बाद में कांग्रेस का विभाजन होता है। कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, ये कहानी और बढ़ती है और कहानी बढ़ जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। 1969 के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान कांग्रेस की ये भीतर की लड़ाई सार्वजनिक हो जाती है। पहले तो अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, इस राष्ट्रपति चुनाव के अंदर ये सार्वजनिक हो जाती है। सबको पता चल जाता है भी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के घर में लड़ाई चल रही है। पता तो चलना ही था, कहते हैं ना हमारी साइड में एक डायलॉग चलता है, कुल्हड़िया में गुड़ थोड़ी फूटे, कहीं ना कहीं तो ये पता चलना ही था। हुआ क्या, जब जाकिर हुसैन जी की पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद चुनाव होने ही थे, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया संजीव रेड्डी को। संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, और संजीव रेड्डी उस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष थे। इंदिरा ने स्पष्ट मना कर दिया था, मैं इस संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनने दूंगी। आपको देखिए संजीव रेड्डी कौन, संजीव रेड्डी वही जो सिंडिकेट में अपनी चलाते थे, हमेशा इंदिरा के खिलाफ रहते थे। इंदिरा के भी मन में ये टीस थी, इसने कहा मैं संजीव रेड्डी को का विरोध करती हूं भी, इसे हम राष्ट्रपति है वो नहीं बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, सिंडिकेट ने एक बार फिर अपनी चलाई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार संजीव रेड्डी को चुना। और इंदिरा ने ये माना भी ये तो मेरे को सरासर चुनौती है, मैं भी अपनी पावर रखती हूँ, मैं भी नेहरू की बेटी हूँ, चुप थोड़ी रहूंगी। तो इसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, उस टाइम हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इन्होंने वीवी गिरी को बुलाया, भाई वीवी गिरी आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ये भी बड़े यार ऐसे कैसे हैं, अपने पार्टी, अपने तो कांग्रेस का ही मैं हूँ, कांग्रेस के संजीव जी को दे दिया है और मैं तो उनसे काफी पिछड़े हुए वर्ग से आता हूँ, तो आप मुझे कहाँ इनकी बड़ों की लड़ाई में फंसा रहे हो। उसने कहा, इंदिरा ने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम निर्दलीय रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दो, आपको चुनाव लड़ना होगा। और वीवी गिरी ने समर्थन किया इंदिरा का, ठीक है इंदिरा जी आप कह रहे हो तो मैं चुनाव लड़ता हूं। तो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी जी ने उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। अब देखिए क्या खेल हो गया, विपक्ष तो यहां है ही नहीं कोई, विपक्ष को कहां, देश की जो विपक्षी पार्टी है वो तो कहीं सामने ही नहीं आ रही है, कांग्रेस तो अपनों से ही लड़े जा रही है। और कांग्रेस ने संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया और इंदिरा गांधी ने जो खुद कांग्रेस की थी वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुनाव में अपनी तरफ से खड़ा कर दिया। ये बात अब क्लियर हो गई। तो उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा उस टाइम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कर दिया, व्हिप जारी कर दिया। देखिएगा जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने चुने हुए जो मेंबर होते हैं उनके लिए व्हिप जारी करती है। व्हिप एक तरीके से आप ऐसे समझिए भी पार्टी के जो भी आदेश होते हैं उनको भी आपको मानना ही पड़ेगा, इस आदेश को कहा जाता है व्हिप। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। इसका मतलब ये था भी कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, कांग्रेस के जो भी सांसद हैं, उन्हें अपना वोट किसको देना होगा, संजीव रेड्डी को देना होगा। तब कौन, इंदिरा फिर कहां चुप रहने वाली थी, इसने कहा नहीं, मैं आप सब कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को यह कहती हूं, इस पार्टी को छोड़िएगा, आप अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने अंदर की आवाज सुने भी किसे वोट देना चाहिए।
तो अब जो इंदिरा गांधी को अंदर ही अंदर जो सहमति प्रकट करने वाले थे वो इससे काफी मोटिवेट हुए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये क्लियर कर दिया, अंतरात्मा की सुनो, वीप वूप ये कुछ नहीं होते। तो अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो विधायक और जो सांसद थे उन्होंने वीवी गिरी को वोट दिया और इस प्रकार वीवी गिरी है वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विजयी होते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं देश के। देखिए कितना बड़ा लोचा हो गया। संजीव रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे वो चुनाव हारते हैं और एक निर्दलीय आदमी इंदिरा गांधी के समर्थन से देश का राष्ट्रपति है वो बनता है। यहाँ इंदिरा बहुत खुश होती है, उसे पहली बार अपनी पावर को दिखाने का सार्वजनिक रूप से मौका मिला भी मैं भी कुछ अपना वजूद है वो रखती हूँ, मेरा भी अपना एक मुकाम है। तो यहाँ अब देखिए कांग्रेस के अंदर ये हो गया भी इंदिरा काफी मजबूती से आगे बढ़ रही थी, सिंडिकेट परेशान था। तो पार्टी का जैसा कि व्हिप जारी किया हुआ था, आदेश था, इंदिरा ने और इंदिरा से जुड़े हुए लोगों ने उसका उल्लंघन किया। तो पार्टी के नियमों के तहत इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया और इसका लेटर बकायदा कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इंदिरा को लिख दिया। नवंबर 1969 के अंदर इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो अब तो ये क्लियर होना ही था भी ये कांग्रेस का बंटवारा स्टार्ट हो गया है। ये प्रारंभिक लड़ाई स्टार्ट होती है विभाजन के लिए भी सिंडिकेट से इंदिरा के मतभेद थे, मनभेद थे और आगे जब राष्ट्रपति का चुनाव आ गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। ये उस टाइम का तात्कालिक कारण होता है। इंदिरा ने स्पष्ट कह दिया कांग्रेस किसकी रे, तुम्हारी काहे की कांग्रेस है, कांग्रेस तो मेरी है, कांग्रेस के अंदर मैं प्रभावशाली हूं, आपकी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस जहां मैं हूं वहां मेरी कांग्रेस है। तो लेकिन अब इस प्रकार ये क्लियर हो गया भी कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा कांग्रेस ओ कहलाया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाया, जो कि सिंडिकेट यानी जो कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट जो समर्थक थे और इसलिए इस कांग्रेस ओ को पुरानी कांग्रेस कहा गया। इंदिरा जहां खड़ी थी और इंदिरा के समर्थन में जो खड़े थे उनको कहा गया कांग्रेस आर पार्टी कहा गया, रिक्विजिनिस्ट कहा गया, रिक्विनिजिस्ट। तो पुरानी कांग्रेस कांग्रेस ओ बन गई और कांग्रेस आर है वो इंदिरा की नई कांग्रेस बन गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा ने यही कहा भी इंदिरा ने ये क्लियर कर दिया भी ये विचारधारा की लड़ाई है। अपने सब जो कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक होते हैं उन सबको उन्होंने कहा ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा रही है हमेशा गरीबों का भला करना, गरीबों का भला करना। लेकिन क्या ये जो कांग्रेस ये सिंडिकेट वाले हैं ये चाहते हैं अमीरों का भला करना। हमने हमेशा समाजवाद को अपनाया है, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखा है, ये थोड़े पुरातनवादियों की तरफ है वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस आर ही रियल कांग्रेस है, इसलिए अपना समर्थन है वो कांग्रेस आर को आप देते रहिए और विश्वास है वो इस पर करते रहिएगा। अब इस प्रकार से ये लग रहा था भी कांग्रेस का बंटवारा हो गया है, तो इसका मतलब इंदिरा अब पीएम नहीं रहेगी क्योंकि वो लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे और विपक्षी पार्टियां भी कहने लग गई भी सरकार अल्पमत में आ गई है, चुनाव करवा दो और इंदिरा जी आप है वो इस्तीफा दे दो। लेकिन डीएमके और वामपंथी जो पार्टियां थी उनके समर्थन से सरकार है वो लगातार आगे चलती रही। आपको पता है जो ये चुनाव हुए, जो चौथे जो चुनाव होते हैं वो 1967 में 67 में चुनाव हुए, 5 साल का कार्यकाल था। तो 67 से 68, 69, 70, 71, 72, इसका मतलब अगले चुनाव जो होने थे वो 1972 में होने थे। लेकिन समय की नज़ाकत को समझते हुए अपनी पावर को बताने के लिए इंदिरा गांधी ने अचानक ही डिसीजन लिया और दिसंबर 1970 के अंदर लोकसभा भंग कर दी। यानी 1 साल पहले ही सरकार है वो भंग कर दी गई, लोकसभा भंग हो गई। तो इसका मतलब अब पुनः चुनाव होंगे। 5वां लोकसभा का जो चुनाव है वो बाद में फरवरी 1971 में रहता है। फरवरी 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए जिन्हें हम कहेंगे 5वां आम चुनाव और
क्योंकि चौथी लोकसभा का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इसे मध्यावधि चुनाव भी कह सकते हैं। तो ये कहलाया भारत का प्रथम मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि का मतलब टाइम पूरा होने से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाती है, चुनाव होता है, तो उसे सामान्यतः मध्यावधि चुनाव है वो कह दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप ये पहले तो ये समझ लीजिए भी 5वां आम चुनाव कब हुआ, 1971, फरवरी 1971 में हुआ। चलिए भाई, अब चुनाव की तैयारियां जोर शोर से स्टार्ट हो गई। कांग्रेस भी बटी हुई थी, तो कांग्रेस का बंटना है वो कांग्रेस के विपक्ष में जो पार्टियां थी उनके लिए एनर्जी का काम कर रही थी। तो उन जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, जैसे जो गैर साम्यवादी विचारधारा की और गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन सब ने चुनाव से पहले अपना एक गठबंधन बना लिया, एक महाजोड़ बना लिया, जो कहलाया ग्रैंड अलायंस। तो ध्यान दीजिए, ग्रैंड अलायंस क्या था? गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों का चुनावी जो गठबंधन था वो ग्रैंड अलायंस कहलाया 5वें लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस ग्रैंड अलायंस की समस्या क्या थी? इंदिरा तो क्या अनुभवी थी राजनीति में, उसे कई साल हो गए थे, तो काफी समझ हो गई थी। और कांग्रेस क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी थी, उनकी हमेशा कोई एक अच्छी विचारधारा, उनका चुनावी मुद्दा है, कोई कार्यक्रम है देश के लिए, वो कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन ऐसा ग्रैंड अलायंस के पास नहीं था। इनके पास न कोई एजेंडा था चुनाव लड़ने के लिए, न ही कोई कार्यक्रम था। विपक्षी पार्टी का तो जहां भी चुनाव प्रचार में जाते एक ही बात कहते, कैसे भी करो भाइयों इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। ये नारा इनका फेमस हो गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इंदिरा हटाओ नारा किसने दिया? जो विपक्षी पार्टियां थी, यानी ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा को हटाने के लिए जो नारा दिया वो इंदिरा हटाओ का वो ग्रैंड अलायंस ने दिया। ये बात हो गई। इधर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी जिसकी मुखिया थी, और दूसरी जो कांग्रेस की जो विभाजन हुआ कांग्रेस ओ, उसमें मोरारजी देसाई, कामराज और वो दूसरे जो प्रभावशाली यानी सिंडिकेट वाले जो प्रभावी नेता थे वो उनके मुखिया थे। तो इंदिरा को लगा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो कांग्रेस आर ने, कांग्रेस आर मतलब आप समझिए भी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, उसने सीपीआई के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है वो गठबंधन कर लिया। एक ही पार्टी के साथ गठबंधन किया कि ठीक है अपने दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों का अपना बंटवारा कर लिया। यहां इंदिरा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? इसके पास एक राजनीतिक मुद्दा था, एजेंडा था और देश के विकास के लिए एक कार्यक्रम था। इंदिरा जी जहां भी जाती अपना स्पीच देती चुनावी सभाओं में, वो एक ही बात बार बार लोगों को कह रही थी कि विपक्ष तो कह रहा है कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, जबकि मैं तो कहती हूं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। कौन से लोकसभा चुनाव में? 5वें लोकसभा चुनाव के अंदर 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये बड़ा ही उनका राजनीतिक रूप से एक शानदार रणनीति थी। इस नारे से वो जो गरीब लोग थे, दलित लोग थे, जो भूमिहीन किसान थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो बेरोजगार थे, जो आदिवासी जो लोग थे, उनके वोट को साधने की ये जबरदस्त रणनीति थी इंदिरा जी की, और इसमें वो कामयाब भी हुई। तो ध्यान दीजिए, इंदिरा हटाओ का नारा ग्रैंड अलायंस ने दिया, विपक्षी पार्टियों ने दिया, जबकि गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया। इस प्रकार चुनावी कैंपेन है वो चलते रहे। अब वोट हो गए, वोट के बाद परिणाम आना था। हम परिणाम की बात करें उससे पहले एक शानदार प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, जब इस लोकसभा के चुनाव पड़ रहे थे तो इस कांग्रेस आर पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, रिजल्ट वाला दिन आ गया है भाई। अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, चुनाव संपन्न हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी आर, कांग्रेस आर, इंदिरा वाली कांग्रेस को मिले 352 सीटें और लगभग 44% वोट है वो कांग्रेस आर को यानी इंदिरा को मिले।
और इसके गठबंधन की जो पार्टी थी सीपीआई, उसको 23 सीटें मिली और लगभग 4.5% के आसपास इनको वोट में मिले। तो इस प्रकार कांग्रेस आर और सीपीआई का जो गठबंधन था, इन दोनों की सीटों की बात करें तो इन्हें 375 सीटें मिली और 48.4% वोट है जनता के, वो इन दोनों पार्टियों को मिले, कांग्रेस आर और सीपीआई के। यानी देखिएगा इंदिरा का करिश्मा देखिएगा, जलवा देखिएगा इस 5वें लोकसभा चुनाव में, और शानदार सीटें 375 इनका गठबंधन है वो सीटें लेकर आता है और सरकार बनाता है। और वहीं जो ग्रैंड अलायंस, जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया क्योंकि इंदिरा हटाओ का नारा कामयाब नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में कौन सा नारा चढ़ गया? गरीबी हटाओ। सबको ये लगा भी लो जी अब तो सब कुछ गरीबी हट जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। तो ग्रैंड अलायंस औंधे मुंह गिरता है और 40 से भी कम सीटें इसको मिलती है। वहीं कांग्रेस की जो पुरानी कांग्रेस थी, इंदिरा के अलावा जो कांग्रेसी जो लोग थे, उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस ओ, उनको भी मात्र 16 सीट इस चुनाव में मिली, यानी वो भी औंधे मुंह गिर गए। जो सिंडिकेट जो दम भरते थे भी हम ही कांग्रेस है, उनका दम टूट गया और धीरे धीरे कांग्रेस ओ भी बिखर गई। तो अब क्या रह गया कांग्रेस में? कांग्रेस आर रह गई। इंदिरा देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है और इंदिरा के इस चमत्कारी नेतृत्व ने एक बार फिर साबित कर दिया था भी इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर है वही असली कांग्रेस है, वही असली कांग्रेस है। देखिएगा यहां एक चीज आप देखिएगा, अगर शायद कांग्रेस में फूट नहीं पड़ती तो शायद इंदिरा गांधी को अपना प्रभाव दिखाने की जो क्षमता है, जो प्रदर्शित करने की, जो अपनी प्रतिभा दिखाने की जो क्षमता है, वो शायद लोग हैं उसको नहीं देख पाते। लेकिन विभाजन हुआ तो ये एक पॉजिटिविटी भी आई भी, इंदिरा ने देश के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस 300 से कम सीटों पर सिमट गई थी, चौथे लोकसभा चुनाव में वहां वापिस 350 प्लस पर आकर खड़ी हो गई, अर्थात कांग्रेस को पुनर्स्थापित कर दिया देश के अंदर। और एक चीज यहां और समझिएगा, सिर्फ दोबारा स्थापित ही नहीं किया इंदिरा ने कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस के नेचर के अंदर, कांग्रेस पार्टी की जो प्रकृति, जो विचारधारा पहले रही थी, उसके अंदर भी चेंज ला दिया। अब सबको एक ही लगने लगा, इंदिरा ही सब कुछ है, इंदिरा गांधी ही सब कुछ है, अर्थात कांग्रेस पार्टी को सर्वोच्च नेता पर निर्भर बना दिया। अब हर फैसला इंदिरा गांधी का फैसला होता था, इंदिरा कहेगी तो पत्ता हिलेगा वरना नहीं हिलेगा। तो एक तो ये जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको पता है जो उनका सिंडिकेट होते थे वो मिलकर डिसीजन लेते थे, अब वो खत्म हो गया, सर्वोच्च नेता पर निर्भर बना दिया पार्टी को। और दूसरा, अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो गरीबों, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है उन पर निर्भर हो गई। आप देखिएगा इन्हीं के नाम पर तो गरीबी हटाओ का नारा दिया और सबसे ज्यादा इसी वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिए। तो कांग्रेस को यह समझ में आ गई अब हमें गरीबों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, उनकी बातें करनी है। सिंडिकेट को उसने हाशिए पर पहले ही कर दिया, उद्योगपतियों की भी परवाह नहीं की, उनको भी छोड़ दिया कि तुम नहीं, हमें तो गरीबों से मतलब है जो वोट हमें डालते रहें। तो इस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो पहले सबको साथ लेकर चलने की बात कहती थी, मध्य मार्ग अपनाती थी, वो सब कुछ यहाँ बोनी हो गई और कुछ पर्टिकुलर जो समुदाय है उनके ऊपर पार्टी अब डिपेंड होनी स्टार्ट हो गई। और पहले पार्टी में क्या था, सबको कोई भी अलग अलग अगर विचारधारा रखते थे पार्टी में तो वो पार्टी के अंदर ही अपने गुट बना लेते थे। अब इंदिरा का टाइम था तो उसने कहा भैया कुछ नहीं चलेगा, मैं जो कहूं वही चलेगा, जिसको रहना है वो रहो, बाकी जाओ। अर्थात कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है वो खत्म हो चुकी थी। जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे वो कांग्रेस ओ के माध्यम से पहले ही यहाँ से बाहर निकल चुके थे। अब सारे परम भक्त हैं, जो पक्के भक्त जो बचे वो कांग्रेस के अंदर इंदिरा के भक्त ही बच गए। जो इंदिरा की विचारधारा से सहमत थे वही अब पार्टी में बने हुए थे या वही पार्टी के अंदर और जो लोग हैं वो जुड़ रहे थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर 5वें आम चुनाव के बाद कांग्रेस दोबारा स्थापित होती है
लेकिन किस स्थापना के साथ अपने सिस्टम को भी चेंज करती है, अपने काम करने के तरीके को अर्थात अपनी प्रकृति को भी बदल लेती है। चुनाव के थोड़े टाइम बाद में ही क्या देखा, ये चीज देखी गई, जो पाकिस्तान था, जो हमारा जब देश आजाद हुआ तो उसका बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो उस टाइम क्या हुआ, इस 5वें लोकसभा चुनाव के बाद में भारत सरकार ने ये देखा भी जो पूर्वी पाकिस्तान है उसने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा है, भी हमें आज़ाद करो यार, कहाँ तुम रह गए, कहाँ हम तो अपना अलग देश बनाएंगे। इंदिरा ने उस टाइम बड़ा तगड़ा काम किया, उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ावा दिया और उन्हें हर प्रकार के समर्थन दिया और सहयोग किया। इससे पाकिस्तान नाराज हो गया और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है जिसमें हमारा भारत जीतता है और साथ में ही एक नए राष्ट्र का जन्म होता है। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बन जाता है बांग्लादेश और यही भारत चाहता था। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का जब जन्म हो जाता है तो भारत के अंदर ये भी खुशी की लहर उठती है कि जिन्होंने हमारे देश को बांटा, आज इंदिरा ने उनको भी बांट दिया, कि ये एक तरीके से बदला हो गया। तो जनता में और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस OR के प्रति, इंदिरा के प्रति जो श्रद्धा है वो और बढ़ गई। और उसके बाद आपको पता है 1972 में विधानसभाओं के चुनाव होने थे। विधानसभाओं का चुनाव, क्योंकि पहले आपको पता है लोकसभा का भी तो 72 में ही होना था, लेकिन चौथी लोकसभा भंग हो गई तो ये एक साल पहले चुनाव हो गया और 1972 में राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस को भारी सफलता है वो मिलती है। तो एक बार पुनः कांग्रेस ही कांग्रेस पूरे भारत में स्थापित हो जाती है। तो देखिएगा इस क्लास में अब तक आपने क्या जाना, भी 71वें लोकसभा चुनाव में विपक्ष और पक्ष ने क्या किया, कौन से नारे दिए, किस प्रकार से रिजल्ट रहा, किस प्रकार से भारत के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना होती है और कांग्रेस अपनी प्रकृति को चेंज करता है, बांग्लादेश का जन्म हो जाता है और 72 के विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस की शानदार जीत है वो होती है। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी ये। और उसके साथ साथ अपना ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वो प्रश्न है कि 1970 के दशक में इंदिरा की लोकप्रियता के क्या कारण थे, ऐसी क्या बातें थी भी पूरे भारत के अंदर इंदिरा 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 गांधी ही हो रही थी। इंदिरा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और चौथे लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन होना और कांग्रेस आर को ही असली कांग्रेस कहना, नई कांग्रेस कहना। इंदिरा ने ये कहा और कहा मैं हूं वही कांग्रेस है, और ये साबित भी किया, आज आपने ये समझा। तो बोर्ड परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आए तब अब तक जो मेन तथ्य, जो महत्वपूर्ण काम कांग्रेस के अंदर इंदिरा ने किए वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। जैसे मेन पॉइंट यहां लिखे हैं, ये पॉइंट ही इस प्रश्न का अपने आप में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आंसर है। तो लोकप्रियता का कारण एक तो ये हो गया प्रीवी पर्स की समाप्ति, राजा महाराजाओं को जो निजी संपत्ति और जो भत्ते दिए जा रहे थे उनकी समाप्ति करना, ये इनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके साथ ये अभी हमने बात की गरीबी हटाओ का नारा, जिससे उन्होंने गरीबों, अल्पसंख्यकों और जो दलित थे और जो भूमिहीन जो किसान थे, जो महिलाएं थी, उनको सपने दिखाने स्टार्ट कर दिए। एक तो ये भी लोगों की जुबान पर बहुत चढ़ा, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और गरीबों के लिए इसने विशेष कार्यक्रम चलाए, बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया था, भूमि सुधार पर काफी जोर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपको पता है इसने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब था भी ये 14 जो बैंक थे पहले प्राइवेट थे और सरकार ने इनका अधिग्रहण कर लिया, यानी उनको सरकारी बैंक बना दिया। तो 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण करना एक बहुत बड़ी बात थी। भूमिहीन की जो किसान थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको भी सुविधाएं दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूस्वामित्व था उसका भी परिसीमन किया गया, यानी फिक्स की गई भी कितनी जमीन है वो आप रख सकते हो। और उसके साथ साथ जब 1971 का भारत पाक युद्ध होता है और भारत का जीतना और बांग्लादेश का जन्म होना, ये तो इंदिरा गांधी के जो कहूँ भी नेतृत्व का चरम बिंदु था, पर उसके जो कहें लोकप्रियता का चरम बिंदु था ये तो।
और चमत्कारी नेतृत्व था और समाजवादी नीतियों को अपनाना, यानी जो सरकार है वो गरीब जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क है वो करे, इस प्रकार की नीतियां अपनाना। तो ये कुछ वो प्रमुख बिंदु है जिनकी वजह से 1970 के दशक में इंदिरा है वो देश के अंदर बहुत लोकप्रिय होती है। सिर्फ चहूं और एक ही नाम रहता है इंदिरा, और जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है अब तक। हर कोई ठीक है, इन्होंने बाद के समय के अंदर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी हुआ जो अगले चैप्टर में हमें सीखने को मिलता है। भी देश के अंदर आपातकाल है वो लागू होता है। इंदिरा जो सांसद बनी थी वहाँ से इनको कोर्ट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निलंबित कर दिया जाता है। भी आपका चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं था। तो नैतिकता तो ये होनी चाहिए थी भी इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगा दिया। फिर इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को लेकर विपक्ष ने खूब प्रचार प्रसार किया और जनता को भी ये बात समझ में आई भी ये आपातकाल गलत था। तो कहाँ इस चुनाव तक कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर चारों ओर इंदिरा की लोकप्रियता थी और वही 1975 तक जाते जाते धूमिल हो जाती है। और आगे एक ऐसा समय आता है जब कांग्रेस हारती है। पहली बार जब छठा चुनाव होता है तो कांग्रेस औंधे मुंह गिरती है और मोरारजी देसाई जो कब शास्त्री जी के टाइम से देश के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना संजोए बैठे थे, वो जनता पार्टी की ओर से देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो राजनीतिक उठापटक है वो चलती रहती है और यहाँ तक हमें 5वें लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस का वर्चस्व किस प्रकार कायम रहा वो समझना था, वो हमने अच्छे से यहाँ जाना है। और एक प्रश्न आपसे पूछा है भी इस 5वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतारिएगा, आनंद आएगा। बहुत ही एक कहानी की तरह चल रहा है, बस कुछ एक बातें मेन है वो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।